चलिए, तो हम कल लास्ट क्लास में कहाँ थे? हमारा चल क्या रहा था? लाइट। ये चैप्टर चल रहा था लाइट। लाइट में हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली थी। लाइट के बारे में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह पढ़ लिया था। मिरर हमने पढ़ लिया था। मिरर में हम चल रहे थे कहाँ पे? अच्छा, कनकेव। मतलब हमने बता दिया था कि मिरर, हाँ, इमेज फॉर्मेशन आज बताना है। ठीक है, हमने अवतल दर्पण, या इसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों का बनना। तो आज का हेडिंग क्या होगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। कम इन क्या होगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण होगा और इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण कुछ यूं होता है, हमने बताया था। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि यहां से एक लाइन जो जाती है इमेजनरी, उसको बोलते हैं मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। जहां से ये मिरर को लाइन काटती हुई जाती है, इसको हमने बताया था पोल या ध्रुव बोलते हैं। ठीक, फिर हमने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो यहां से उसके लिए ये रे, मतलब रे तो हर जगह है, मतलब सूरज की रोशनी तो हर जगह है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका जाहिर सी बात है दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। मैंने इसके लिए उदाहरण बताया था कि अगर कोई सामान आपके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है, और लाइट भी है और आपको दिख नहीं रहा है, इसका इतना सा ही मतलब है। मतलब हमने ये बताया था कि आपको दर्पण क्यों पढ़ना होता है लाइट में। चैप्टर तो लाइट है बट पढ़ते दर्पण है। इसके पीछे एक ही कारण था कि यदि कोई सामान आपके नज़रों के सामने है और प्रकाश होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि उस वस्तु से लाइट की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पर नहीं पड़ रही है, जिसके कारण से आपको कुछ वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इस एक्सपेरिमेंट को बढ़िया से समझने के लिए बार बार आंख निकाल के तो हम देखेंगे नहीं। निकाल सकते हैं? अब बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दर्पण पढ़ते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए हम करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रखे, अच्छा आपको मालूम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, दर्पण कहीं भी रहे, अगर रिफ्लेक्शन दर्पण पे आएगा तो आप देखें ना देखें, आपका इमेज उस दर्पण में जरूर बनेगा। समझते हैं आप ये बात को? जैसे आपकी नजर पड़े ना पड़े, अगर आप लाइट में खड़े हैं और किसी कारणवश आपका रिफ्लेक्शन किसी मिरर पे पड़ रहा है, तो आप भले ही देखने से चूक जाएं, लेकिन आपका इमेज वहां बन रहा है। ठीक है, इस पे हम जिक्र कर लेंगे। जादुई दर्पण, हाँ, उसका एक कंसेप्ट है, हम समझेंगे। पहले हम बेसिक चीज तो समझ लें, फिर हम उसका कंसेप्ट को जानेंगे।
मतलब दर्पण का यही खेल है कि जैसे कोई चौराहा पे आदमी है उधर गोलंबर पे और मुझे यहां से देखना है, तो मैं यहां से देख सकता हूं उसको। एंगल सेट करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन का डबल रिफ्लेक्शन, इस तरह के प्रक्रिया से हम वहां के आदमी को यहां से देख सकते हैं। बाजीराव मस्तानी देखा है आप लोगों ने? नहीं, देखने गया था कि नहीं, देखे या नहीं देखे? तो उसमें क्या है कि इमेज कैसे देख पाती है वो घर पे? पीसी, प्रियंका चोपड़ा जो पीसी मैंने बताया था, ये पी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैसे देख पाती है वो? क्योंकि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे किसी चीज को देखा जाता है। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखिएगा तो उसका इमेज बनेगा ही बनेगा, चाहे आप उसे ना देख पाएं। ठीक है, यही कंसेप्ट है कि आज हम सीखेंगे इमेज का बनना। तो कितने तरह से इमेज बन सकता है, पहले तो ये देखेंगे हम कि कहां कहां हम किसी वस्तु को रख सकते हैं, संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, कहां कहां रख सकते हैं। तो इस बात को समझिए। अगर ये दर्पण है मान लीजिए, और ये उसका फॉर्मेशन है, यहां एफ होगा ठीक बीचों बीच, तो एक तो ये चांस है कि ऐसी जगह पे ऑब्जेक्ट है जहां नजर ना आए, तो जहां नजर ना आए तो ये मान के चला जाता है कि वो जगह इनफाइनाइट है, अनंत है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, मैंने हेडिंग दिया है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, यही आपका हेडिंग है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो मान लीजिए कि पहला हमने, अच्छा प्रतिबिंब किसका बनेगा? वस्तु का बनेगा, ऑब्जेक्ट का बनेगा, तभी ना बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो भूत का तो नहीं बनता है इमेज। जैसा कि फिल्मी दुनिया वालों ने बताया है कि उनका इमेज नहीं दिखता, सांप शीशा में आता है तो उसका ओरिजिनल रूप दिख जाता है। फिर वो गाना सुना है, मेरा मुन्ना भूल न जाना, दूध का कर्ज चुकाना, जैकी श्रॉफ। बताओ भाई, जब सांप का कान ही नहीं होते तो बीन कैसे सुन सकता है, और सांप जब मांसाहारी है तो दूध कैसे पी सकता है? लेकिन ये भ्रम फैलाते हैं। क्या क्या? अनंत पे वस्तु कहां रखेंगे? सबसे पहले अनंत पे। जब वस्तु कहां होगा? अनंत पर। तो ये एक कंडीशन हो सकता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रखेंगे। जल्दी जल्दी देखिए। फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इनफाइनाइट से थोड़ा आगे रखें। तो इनफाइनाइट से थोड़ा आगे रखेंगे और सी के पास रखेंगे, मान लीजिए सी और इनफाइनाइट के बीच में। अरे यही है ना, एक तो है कि हम जानते नहीं हैं इनफाइनाइट, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा हम आगे करेंगे तो मेरे दिमाग में एक बात तो होगा कि अगर एक दर्पण का ये सेंटर है तो इससे बाहर और इनफाइनाइट के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखने का कंडीशन बनता है। मतलब हम कहीं ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? इस साइड में रखेंगे, यानी कि पहले तो इनफाइनाइट पे था, पहले कहां था? ये इनफाइनाइट मान लीजिए और यहां रख दीजिए ऑब्जेक्ट। सभी ऑब्जेक्ट को मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। जैसे इनफाइनाइट पे जो लिखा है इसका कलर मैं ये ले लेता हूं, ग्रीन। ठीक है, ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ये है इनफाइनाइट पे, बट शीशा इसका इमेज बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा और फोकस पर बनाएगा। क्योंकि कोई भी चीज जब इनफाइनाइट से रे आती है तो ये इस पे आएगी और ये फोकस से जाएगी। इसका इमेज मैं वो 10th क्लास वाला ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको बस याद रखना है कि कहां बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे है, इनफाइनाइट पे है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा? एफ पे। तो जिस कलर का मैंने इनफाइनाइट वाले वस्तु का इस्तेमाल किया है उसी कलर पे मैं बोल देता हूं कि एफ पे बनेगा, और नंबरिंग भी दे देता हूं। जैसे इसको हमने क्या कहा? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो मैं इसका नाम ले लेता हूं O1। ठीक है, O1 का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट 1 का जो इमेज है वो F पे बनेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं I1। मतलब
इमेज 1, ऑब्जेक्ट 1 का इमेज कहां बना भाई? फोकस पे। और साइज पे भी ध्यान दीजिएगा, मैंने ये थोड़ा बड़ा लिया है और ये थोड़ा छोटा बनाया है। इनफाइनाइट पे रखी गई वस्तु का जो इमेज बनेगा किसी, मतलब इस दर्पण में, कनकेव में, वो बनेगा उल्टा। एक तो उल्टा भी है देखो, ठीक है। एक चीज पहले तो ध्यान में रख लीजिए कि इसके अंदर जितना भी इमेज बनेगा वो बनेगा उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा, अपोजिट। यानी उल्टा मतलब अगर इस तरह से इमेज है, मतलब वस्तु है, तो वस्तु के अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है, ठीक उल्टा। जैसे हम देखते हैं किसी वस्तु को तो देखते हैं इमेज बनता है उल्टा, माइंड इसको सीधा करके देखता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी के दिमाग में वो गड़बड़ी हो गई कि वो माइंड इमेज को नोटिस ही नहीं कर पा रहा है, वो देखेगा उल्टा। क्या? उल्टा किसी को देखते तो सीधा करता, खूब करता है। तुम उल्टा शीर्षासन करो, देखने वाले समझ जाएंगे कि तू उल्टा है, क्योंकि माइंड का खेल यही है। यह भी तो है कि तू उल्टा, जैसे आप शीर्षासन करते हैं तो आप नहीं बता पाते हैं कि ये उल्टा खड़ा है ना। आप शीर्षासन में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कभी किया है शीर्षासन करते हैं आप लोग? हाँ, करिएगा, उल्टा ही दिखता है। माइंड का काम है कि आपके प्रोस्पेक्टिव में उसको, किसी ऑब्जेक्ट को सीधा कर देना, माइंड का काम है। बट इमेज बनता कैसा है? उल्टा ही बनता है, उल्टा बनता है। अच्छा हाँ, मैं प्लेन दर्पण बताया था आपको, याद है? उसमें एक चूक हो गई थी, मुझे 2 शब्द लिखवाने थे, आभासी और काल्पनिक। तो मैंने काल्पनिक के जगह पे वास्तविक लिखवा दिया था, उसे काट दीजिए और काल्पनिक लिख लीजिए। कल वाले में यहां से मुझे ध्यान आया, काल्पनिक और ना वास्तविक काट दीजिए, क्योंकि जब भी काल्पनिक होगा, सीधा होगा तो काल्पनिक ही इमेज बनेगा। एक बात सुन लीजिए, जब भी इमेज सीधा होगा, जब भी इमेज सीधा होगा तो वो हमेशा इमेजनरी इमेज ही बनेगा, हमेशा इमेजनरी इमेज बनेगा, मतलब काल्पनिक इमेज बनेगा। चलिए तो बताइए भाई, ये इसका इमेज कहां बना? F पर। तो मैंने I1 दे दिया। अब चलिए दूसरा ले लेते हैं। अब हमने इमेज रखा इसको, दूसरा इमेज कहां रखा? हाँ, वास्तविक को काटिए, वास्तविक नहीं, हाँ काल्पनिक या आभासी। आभासी या काल्पनिक को एक ही बात कहते हैं। हाँ, वर्चुअल इमेजनरी, वर्चुअल और इमेजनरी। और ये इरेक्ट इमेज बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनेगा। जब भी सीधा इमेज बनता है वो वर्चुअल ही होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां चले, कम बैक टू द पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर को कितना हो जाएगा? O2। तो मैंने इनफाइनाइट और C के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो मान लीजिए कि ये मिरर है, यहां मिरर है, ठीक है, सामने ये जहां से ये पोडियम खत्म होता है वहां मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं। मान लीजिए कि मैं अभी यहां खड़ा हूं और एक स्टेप आगे बढ़ा, तो मेरा इमेज एक आगे बढ़ेगा। मैंने बोला था ना ये कि इमेज का ये है कि आप आगे बढ़िएगा तो वो भी आगे दिखाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे कर दिया तो इमेज आगे आएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट पे था तो F पे बन रहा था, इनफाइनाइट से हमने थोड़ा आगे कर लिया तो इमेज भी थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, इमेज यहां बनेगा। ये क्या है? ये I2 है, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज। क्या क्लियर है? इमेज ही तो बनता है दर्पण में, इमेज ही बन रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे करेंगे इसको, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है बाद में जिक्र कर लेंगे, पहले कहां बन रहा है ये देख लें।
तो इनफाइनाइट और सी के बीच में हमने शिफ्ट किया था, तो ये भी आगे शिफ्ट हो गया। फिर आगे शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, यानी कि मैं दूसरे स्टेप से एक स्टेप और आगे चला गया, इमेज भी हमारा आ जाएगा ना। इमेजिन कर रहे हो कि वो भी आगे आएगा। तो जैसे ही इसको हम आगे करेंगे तो एक हमारा ठिकाना दिख रहा है कि हम इसको सी पर शिफ्ट करेंगे। तो यहां पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है हमने सी पे रखा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ही है इस कर्वेचर का। ये चूंकि कर्वेचर है इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये है O3। तो सुनो, आगे किया तो इस पे, तो अगला स्टॉप क्या है इसका? सी होगा। अगला स्टॉप क्या बनेगा इसका? ठीक है, तो ये हो जाएगा I3। बिल्कुल एकदम वैसे ही सोचो, इनफाइनाइट पे था तो F पे बना था, इनफाइनाइट से थोड़ा आगे आया यानी कि C और इनफाइनाइट के बीच में हुआ तो F से शिफ्ट कर गया, C और F के बीच में बना था। अब हम उधर से आगे C पर शिफ्ट किए ऑब्जेक्ट तो बन गया C पर ही। ठीक है? हाँ, मैं अभी बताऊंगा इसका बात कि छोटा बनेगा कि बड़ा। पहले आप इतना ध्यान रखिए, भूल जाइएगा कहां बन रहा है, वो बात मैं एक ही बार बोलूंगा आपको। छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। हाँ, बनेगा कैसे? उल्टा और वास्तविक। ये याद रखिएगा, इधर जितना भी इमेज बनेगा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। ठीक? जो भी इमेज उल्टा होता है रियल होता है, जो भी इमेज सीधा होता है इरेक्ट होता है, इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है। बस इतना ध्यान रखना है। उल्टा है तो वास्तविक होगा। चलिए, सी पे बना। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सी से शिफ्ट कर देंगे। इसका कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। सी के बाद थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो एफ और सी के बीच में होगा कहीं यहां, तो ये हो जाएगा ओ नंबर चौथा। तो सोचिए, जब इनफाइनाइट और सी के बीच में था तो ऑब्जेक्ट बन रहा था सी और एफ के बीच में। अब जब हम ऑब्जेक्ट ही सी और एफ के बीच में रखेंगे तो फिर से ये उठ के कहां आ जाएगा? वहीं पे जहां हमने O2 रखा था। ठीक है, थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं छोटा वाली बात बोलूंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये क्या है? I4। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑब्जेक्ट यहां रखा O1, तो इसका इमेज कहां बना? F पर। इनफाइनाइट और C के बीच में रखा O2, तो इमेज कहां बना? C और F के बीच में बना। फिर हमने ऑब्जेक्ट को C पे रखा है तो वहीं बना है नीचे। और अब हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को ही इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि O4 बना दिया ऑब्जेक्ट को। तो जब O4 है तो O4 का इमेज क्या है? I4, यानी कि ठीक अपोजिट हो गया। अब हमको जगह मिला, F बच रहा है, तो जब F पे रखेंगे तो फिर इमेज कहां बन जाएगा? इनफाइनाइट। वही खेला हो रहा है। आप मान लीजिए कि एक बार शीशा के पास आ गए, बिल्कुल, तो आपका इमेज भी शीशा के पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे चले थे इमेज ठीक वैसा ही बढ़ता चला जाएगा। शीशा को क्रॉस करिएगा तो क्रॉस करने के बाद आपका इमेज आगे बन रहा होगा, आपको दिखेगा नहीं बट आपका इमेज आगे बन रहा होगा। इमेजिनरी इमेज उसको बोलते हैं। तो अभी देख लीजिए, एफ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर बच रहा है? चलिए, ये एक ऑब्जेक्ट अब यहां रखेंगे और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 5। तो जब हम F पे ऑब्जेक्ट रखें, ऊपर जितना भी है ऑब्जेक्ट है, ऊपर जितना भी है ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहां बन जाएगा? कहां बनेगा? I5 इनफाइनाइट पे। क्या ये बात समझ में आई? अब सुन लीजिए, जो C पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और जो C के साथ बनेगा, ये इमेज बनेगा बराबर। क्या बनेगा? बराबर। तो क्या याद रखा आपने? याद रखना है कि C पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका जो इमेज बनेगा वो इक्वल बनेगा। क्या बनेगा? यानी कि किसी भी दर्पण, मतलब
अवतल दर्पण में उसके वक्रता केंद्र के ऊपर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो इक्वल बनाता है, और बाकी दो तो आपको मालूम है, उल्टा और वास्तविक, अपोजिट और रियल। ठीक है, इन्वर्ट, ठीक है, अरे अपोजिट लिख दिया मैंने, ठीक है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। किसका? सी वाले का, मतलब इस पे तो सभी का रियल और अपोजिट बनेगा। अब ये देख लीजिए, जो यहां वाला O1 वाला ऑब्जेक्ट था, जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा इससे, यानी कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? छोटा। छोटा वाले में ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? छोटा। यानी कि I2 ये वाला जितना बड़ा है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये हो जाएगा कम, 5-6 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं इसको, ठीक है? क्या इतना समझ में आ रहा है? ये दोनों, ये और ये दोनों इमेज छोटा बनेगा और सी वाला बराबर बनेगा, और ये वाला दो जो बनेगा वो ये बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? तो ये इमेज से बड़ा बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो अब मैं ये जो मैंने बताया उस चीज को क्लियरली मैं लिख देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, आप लोग मुझे बताते चलिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड लूं। चलिए, पहला कंडीशन था, क्या था पहला कंडीशन? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, कहां? अनंत पे रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? जब वस्तु अनंत पर होगा तो क्या होगा? 3 कंडीशन बताइए। पहला, इमेज कहां बनेगा? इमेज मतलब प्रतिबिंब, ये बनेगा फोकस पे, ठीक है? और क्या बनेगा? हाँ ठीक है, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक का मतलब रियल होता है। और तीसरा, ऑब्जेक्ट से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पहला केस ये हुआ। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे अगले क्लास में हम आपको बनते हुए 3D डायग्राम दिखा देंगे कि कैसे इमेज बन रहा है, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? 3D वीडियो आप 30 सेकंड का देख लेंगे, मतलब कैसे बन रहा है सारा इमेज, कैसे बनता है, ठीक है? तो देखते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगी। पहले ये बात याद रखिएगा, ठीक? उल्टा, इन्वर्टेड और वास्तविक, रियल। इमेज प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस पर मतलब प्रकाश बिंदु पर, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश बिंदु, फोकस। आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? आप छोड़, मतलब हाँ, ये तो 10th क्लास में पढ़ना भी था, और जो, हाँ, इसलिए समझ में आ रहा होगा। दूसरा अभी पूछेंगे, इसका उदाहरण पूछेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होता है। अभी तो कंसेप्ट सीख लीजिए। दूसरा हमने कहां रखा था ऑब्जेक्ट, बताइए? जब ऑब्जेक्ट, वस्तु इनफाइनाइट यानी कि अनंत और सी के बीच था, तो क्या बना था? इमेज कहां बना था? सी और, तो जो इमेज बना था, प्रतिबिंब बना था, वो सी एंड एफ के बीच बना था। और दूसरा, रियल और इन्वर्टेड सब में है, रियल और इन्वर्टेड सब में है,
ठीक है, एक कंडीशन और बच रहा है अभी। अभी फिलहाल रियल और इन्वर्टेड वाला देख लीजिए। जो रियल है इसमें जितना भी इमेज बनेगा क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा। यार इंग्लिश हिंदी का बड़ा चक्कर है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस में हिंदी लिख रहा हूँ और किस में इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इंग्लिश वाला टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हिंदी वाले को शिकायत तो नहीं है। तो रियल का मतलब इतना तो समझ, वास्तविक, और जब मैं इन्वर्टेड लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा। तो ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े कि रियल उल्टा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें जितने भी इमेज बनेंगे रियल बनेंगे, उल्टा बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था ना, दिक्कत था कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा, इसमें ही तो दिक्कत था। तो बस इतना देख लीजिए, इसका इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, दोनों छोटा बनता है। इसके बाद जब सी पे आएंगे हम, तीसरा, वस्तु कहां है, वस्तु जब सी पर होगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी किस पे बनेगा, सी पर, और उल्टा, इस लिखवाने की जरूरत नहीं है, उल्टा बराबर बनेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक और उल्टा होगा। अभी के कंडीशन में मैं बार बार इसीलिए एक ही बार लिख दिया था, इसमें जितने भी इमेज बनेंगे क्या होगा, हाँ। कविता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और क्लास नहीं होगी अभी, ये कर लीजिए, फिर और की बात थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद। मीरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो भी देख पा रहे हैं। चलिए, इतना समझ में आ रहा, आगे वाला लिखवाऊं। चौथा कंडीशन क्या था बताओ, सी पर बा, सी के बाद किस पे था, तो सी और एफ के बीच जब हम क्या रखेंगे, वस्तु, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, हाँ, इन्फिनिटी और सी के बीच, दूसरा सी और इन्फिनिटी के बीच। और इसमें वही बात, इमेज बड़ा बनेगा, इधर जा रहा था तो छोटा, अब उधर जाएगा तो वस्तु से बड़ा इमेज। और बनेगा कैसे, रियल और इन्वर्टेड, रियल और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये तो बनेगा ही बनेगा। पांचवा कंडीशन बताओ, अब हम जब फोकस पर रखेंगे, वस्तु कहां होगा, वस्तु जब एफ पर होगा तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा इनफाइनाइट पर और बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा, और बनेगा कैसे, वही वापस रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक। क्या इतना समझ में आया, आखिरी कंडीशन। अब हम एफ तक आ गए हैं, ये वाला कंडीशन हमने देख लिया कि हमारा जो क्या हुआ, लिखना है, लिखिए, प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनेगा और बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब मैं बड़ा लिख रहा हूं तो आप अपने नोटबुक में ऐसा लिखिएगा कि जब कभी आप अपना दस्तावेज खोलें कभी पढ़ने के लिए तो उसमें आपको समझ में आ जाए। हाँ, मतलब कभी कभी तो खुलता है दस्तावेज, दस्तावेज ही बोलते हैं इसको, सरकारी, सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं आप लोग, तो आपका ही दस्तावेज सरकारी ही होगा। आपको भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन 6 नंबर है।
छठा कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, वस्तु की स्थिति बदल रही है सिर्फ। अच्छा, यहां कोई ऐसे भी हैं जिनको अभी पूछने में दिक्कत हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे अलग से, जैसे क्लास ऑफ हो तो पूछ सकते हैं आप इम्तिहान से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे को लाख बोलने पर कि बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हारे जैसे ही हैं, पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, शर्माना क्या है, सब बेवकूफ़ हैं तुम तो इस तरह से हेजिटेशन होता है, तो आप अकेले में इस बात को समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो आखिरी कंडीशन, ये क्या होगा, P होगा, और हमने बोला था कि ये C और ये F। अब हमने F तक तो वस्तु रख दिया था, अब हम रखेंगे P और F के बीच में। अब वस्तु कहां रखेंगे हम, P और F के बीच में। तो इससे यहां रोशनी जाएगी, यहां रोशनी जाते ही यहां से रिफ्लेक्ट होगी F से, F से ही जाती है रोशनी, मैंने पहले दिन बताया था, ठीक है। तो फिर इसका जो इमेज बनेगा ये जाएगा यहां तक, ऐसे कुछ। जब आप फोकस के अंदर चले जाइएगा, ये मान के चलिए कि आपके साइड में मिरर खड़ा है, आप मिरर को क्रॉस कर चुके हैं, तो आप, जैसे ये मिरर है, ये लाइन मिरर है, और आप यहां खड़े हैं, आपका इमेज बन रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। आप सोच के देखिए कि जब आप सामने थे तो आपके सामने इमेज बन रहा था, 20 मीटर के दूरी पे होंगे तो इमेज 20 मीटर के दूरी पे बना रहा होगा। अब 20 मीटर आगे चले गए तो इमेजिन कीजिए कि क्या इमेज आपका 20 मिनट पीछे नहीं बन रहा होगा, बनेगा वो, ठीक है। वही कल्पना करवाता है ये, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बस इतना याद रखिएगा, जब P यानी कि फोकस और ध्रुव पोल के बीच में, जब वस्तु P यानी कि ध्रुव और F यानी कि प्रकाश बिंदु, प्रकाश बिंदु क्यों, क्योंकि इमेज बनने के लिए परावर्तन के बाद किरणें वहीं से जाके गुजरती हैं, इसलिए इसको प्रकाश बिंदु कहते हैं। जब वस्तु P ध्रुव और फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तब प्रतिबिंब, देखो पहली बात तो जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब भी इमेज सीधा बना तो काल्पनिक होगा। सीधा बना तो क्या होगा, काल्पनिक, और उल्टा बना तो क्या होगा, वास्तविक। ये सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और दर्पण के कहां बनेगा, कहां, दर्पण के पीछे। ये तीनों कंडीशन होगा जब हम वस्तु को F और P के बीच रखेंगे। जब हम वस्तु को F और P के बीच रखेंगे, F और P के बीच रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब रही बात कि प्रश्न सर कैसे आएगा, मुझे बता दीजिए। तो देखिए ऐसे ही कंडीशन वो देंगे, ठीक है। प्रश्न 2-4 मैं वैसे बोल देता हूं, जैसे आपसे प्रश्न कर सकता है, यदि प्रतिबिंब C और F के बीच बन रहा है तो इस बन रहे प्रतिबिंब की वस्तु निम्न में से कहां रखी गई होगी। याद रहेगा तभी ना ऑप्शन टटोल के बनाइएगा। तो ये केस हैं और इसी केस को लैंग्वेज में क्वेश्चन के रूप में फॉर्म कर देगा और ऑप्शन के रूप में सिचुएशन देगा कि कहां कहां बन रहा है, ठीक है। तो क्या ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये रहा आपका इमेज का बनना अवतल दर्पण में। अब बात रही कि उत्तल दर्पण में क्या होगा सर, तो उत्तल दर्पण वाली बात लिख लीजिए, पीछे करें। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसमें इमेज
उत्तल दर्पण वाला प्रश्न पूछा है। उत्तल दर्पण क्या कहता है, इसमें इमेज सीधा बनेगा। सुनना, जब सीधा बनेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन बड़ा नहीं, छोटा होगा। उत्तल दर्पण में छोटा इमेज बनता है, वस्तु से छोटा इमेज बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा इमेज बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, उत्तल और अवतल में नाम किसका छोटा है? मुझे बताओ कि उत्तल या अवतल, इसमें नाम किसका छोटा है? तो ध्यान रखना, उत्तल में जो इमेज बनेगा वो बनेगा छोटा। ठीक है, मैं इंग्लिश का ट्रिक बताया। चलिए अभी मैं वैसे समझने के लिए बता दूं। जैसे मुझे समझाना होगा कि बताओ अवतल दर्पण का एक एग्जांपल बताओ, तो टॉर्च, और उत्तल का तो लालटेन। टॉर्च जो है वो क्या है, अवतल दर्पण, और जो लालटेन है वो क्या है, उत्तल दर्पण। उसी तरह से होता है। तो उत्तल में क्या होगा, हमेशा छोटा बनेगा। किसी भी जगह पे रखेंगे तो, सुन लो, ये नोट में मैं लिखवा ही दूं, नोट लिख देना कि जो कन्वेक्स, कन्वेक्स बोल रहा हूं मतलब उत्तल दर्पण में वस्तु किसी भी स्थान पे रखने पर इमेज सीधा, छोटा, आभासी, आभासी बोलूं तो काल्पनिक बनेगा। यह बात याद रखिएगा। अब कहिएगा कि सर कैसे बनता है इसका एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट भी मतलब हम कराए हुए हैं। जब 11वीं 12वीं को वैसे पढ़ाते हैं, 12वीं में ये लेंस पढ़ना होता है, मतलब दर्पण पढ़ना होता है तब। बट आपको बस ध्यान रखना है इस बात को कि ये कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है तो घर पे जाके कर लीजिएगा, मार्केट से शीशा लाइएगा और उसमें कुछ करिएगा कारीगरी। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। वस्तु ना दिखाई दे, बताएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा बेसिक चीजें सीख लेते हैं। अभी तो हम ये बताएंगे आपको कि दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का यूज क्या क्या होता है। मतलब आपको अभी अपवर्तन रिफ्रैक्शन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तब आपको यह समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि अच्छा इसके वजह से नहीं दिख रहा है, इसके वजह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्ट, अपर रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। जैसे इंद्रधनुष का बनना, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार पूर्ण कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह से सीखेंगे भाई, सीख लीजिए फिर मतलब बताएंगे। मैं ऐसे अगर निकल गया इस चैप्टर से और कोई दिमाग में बात रह गई तो पूछना जायज, अब इसी चैप्टर में है। हाँ, कहीं भूल गए, दिमाग से उतर गया तो उसे याद दिलाइएगा। कहते हैं कि मैं बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना, मैं कहीं भूल जाऊं तो याद दिलाते रहना। तो याद ताली की कोई, ताली तो बजवा सकता हूं, ताली देखो कैसे बजाएंगे ये, सुनिए। जैसे एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर है कि वो कहते हैं, कैसे उसने ये सब मुझसे छुप कर बदला, कैसे उसने ये सब मुझसे छुप कर बदला, रास्ता बदला, घर बदला, कैसे उसने ये सब मुझसे छुप कर बदला। क्या बोल रहा है? मोबाइल नंबर भी बदल लिया। अच्छा चलो ये भी लाइन इसमें डाल देते हैं
कैसे ये सब उसने मुझसे छुप कर बदला, पता बदला, रास्ता बदला और फिर बाद में घर बदला। पता बदला, रास्ता बदला और बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में अक्सर लोगों से कहता था, मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। मैं उसके बारे में अक्सर लोगों से कहता था, मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। वो खुश है कि उसने दिल से दिल बदला है, मैं भी खुश हूं मैंने पत्थर से पत्थर बदला है। एक बार मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे खातिर बदलोगे? फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। हो गया, नंबर आ गया तुम्हारा। चलिए देखो, ताली तो मैं ऐसी बजा सकता हूं, इतना बदला। चलिए, सब कुछ बदल गया। अब चलिए उसके बाद की कहानी बाद में। और ये देखिए, ये अब जो हम लिखवाने जा रहे हैं ये बताएंगे कि दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का यूज कहां कहां होता है। ये बेस्ट है, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। क्या है? यूज ऑफ मिरर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दर्पणों का प्रयोग। ठीक है, कन्वेक्स में बस इतना ही याद रखना है कि उसमें इमेज फॉर्मेशन बस एक ही होता है। कहीं भी रखिए, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। किसमें? सब सीधा बनता है। ठीक है, क्या ऐसा कोई प्रश्न दिख गया आपको? अभी फिलहाल सेम कंडीशन होता है जैसे आपने अवतल में पढ़ा। उसमें दर्पण में क्या होता है कि अभी मैं यूज बता रहा हूं तो उसमें पहला पॉइंट बताऊंगा, वो आपको देखना होगा। जैसे यहां मान लीजिए कि ये है इमेज दर्पण, इसका नाम है अवतल। ठीक है, और इसका नाम है उत्तल। अवतल और उत्तल, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव और कन्वेक्स। हाँ, ये जो दर्पण है अवतल, इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट। जैसे ये क्या करता है? लाइट को इकट्ठा करता है। जैसे ये दर्पण जो है ना, बाहर की तरफ जो कलर्ड होता है, जैसे इस पे लाइट दीजिएगा, ऐसे ये लाइट जा रहा है तो इस सब को क्या करेगा? अपने एप से होके क्या करेगा? गुजारेगा यहां से। यही तो एफ है इसका। तो ये क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह से निकाल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट, या इसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण। इसका यह गुण होता है कि ये सभी लाइट को एक जगह से कन्वर्ट कर देता है, एक जगह इकट्ठा करके निकालता है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट दर्पण या अभिसारी। अभिसारी, ठीक है। लेकिन यही काम ये नहीं करता। क्या? हाँ, लेंस जब लिखेंगे ना तो लेंस में ये हो जाएगा उल्टा। ये देखिए, ये क्या करता है? इधर से लाइट आया, जैसे सेम चीज लाइट इधर से आया, ये क्या करता है? क्या करेगा? डाइवर्जन है इसका। मतलब ये बहुत सारे चीजों को ऐसे बाहर की तरफ निकाल देगा, मतलब लाइट को ये फैलाता है। इसीलिए तो गाड़ी के पीछे पश्च लाइट जिसे बोलते हैं, साइड मिरर में अवतल उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इमेज को छोटे इमेज में ला देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी, या इसको बोलते हैं डाई दर्पण, डाइवर्जेंट मिरर, या इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अच्छा, अब यूज हम पढ़ रहे थे, तो यूज में देखिए, गाड़ी के हेडलाइट में इसका यूज होता है। हेडलाइट कहां? हेडलाइट।
3 लाइट में यूज होता है, हेडलाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब कुछ ही चीज को खोजने वाला लाइट, सर्च लाइट, या एक और लाइट होता है लेजर लाइट, लेजर लाइट। लेजर लाइट में मैं बता रहा हूं याद कैसे होगा, याद करने का भी तरीका याद करवा के भेजूंगा, बट घर पे थोड़ा सा जाके देखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये है हेडलाइट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, ठीक। फिर अब हेडलाइट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, इसके बाद सोलर प्लेट में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सोलर प्लेट, सोलर जो प्लेट देखते हैं, सोलर प्लेट, हेडलाइट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, सोलर प्लेट, इस सब में इसका यूज होता है। अवतल दर्पण का एक और चीज, नोज, ईयर और थ्रोट, गला, कान, दांत, इन सब का डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है अंदर देखने के लिए, वो हाँ, उसमें भी कौन सा यूज होता है, अवतल दर्पण। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दांत के डॉक्टर के पास रहने वाला, मतलब दांत के डॉक्टर अपने इस्तेमाल में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और पुरुष दाढ़ी बनाने के लिए, मतलब कोई भी व्यक्ति दाढ़ी और मूंछ बनाने के लिए कर सकता है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो इसका दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग मिरर बोलते हैं इसको, बनाने के प्रयोग में आता है ये दर्पण। फिर इसके आप ऐसे लिख सकते हैं, दांत, कान, नाक के डॉक्टर या नस के डॉक्टर, नली के डॉक्टर, अंदर जैसे थ्रोट वाला, ठीक है, इसके डॉक्टर भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल आप याद रखिएगा, अभी आपको ध्यान रहेगा, मैंने बोल दिया कि ये अवतल दर्पण है और इसका इस्तेमाल इस जगह पे होता है, लेकिन जब परीक्षा में ये बात पूछी जाती है तो आपको हो जाता है कंफ्यूजन। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। डाइवर्जेंस, अपसारी दर्पण, इसको क्या बोलेंगे, ये कभी आपने टर्निंग पॉइंट पे देखा है, बड़ा सा जिसपे आपका बीच वाला हिस्सा जो है धर, वो मोटा दिखाई दे और मुंडी पतला दिखाई दे और पांव भी पतला दिखाई दे, ये वाला दर्पण। जैसे ऐसे होता है वो, ऐसे इसके पास खड़े हो जाइए तो आपका आधा सर ऐसे हो जाएगा, मुंह फूल के ऐसा जैसा लग रहा है मधुमक्खी। हाँ, तो इस तरह के पश्य या साइड मिरर में, कोई भी ट्रक हो या बाइक हो, पीछे के बहुत सारे एरिया को एक छोटे से मिरर में कैप्चर करने के लिए किस मिरर का इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये क्या है, इसको लिखेंगे पश्य दर्पण। पश्य मतलब समझ, साइड मिरर जो देखने को मिलता है साइड से, ठीक है, गाड़ी में लगा होता है, या आप टर्निंग पॉइंट पे जो मिरर मिलता है, रिफ्लेक्टर जिसको बोलते हैं, है? ये पश्य दर्पण, साइड मिरर। अरे बाइक या ट्रक वाले साइड में देखते हैं ना, तो पीछे का सभी चीज दिख जाता है, वो वाला दर्पण है ये साइड मिरर। एक और चीज, ये जो अवतल दर्पण है, इसमें एक और चीज है, क्या हम कह सकते हैं, जैसे दूरबीन जानते हैं आप, दूरबीन में क्या यूज किया जाता है, यही अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वो अच्छा, उसमें रिफ्लेक्टर अच्छा होता है, वो दूर तक किसी चीज को आराम से दिखाने में सहायता करता है। चांद तारा, हाँ, अभी फिलहाल इतना लिख लीजिए, दूरबीन वाला कंसेप्ट हम बताएंगे तो दूरबीन में लिखिएगा, ठीक है, दूरबीन पढ़ाएंगे भी हम आपको, तो अभी तो इतना लिख लीजिए। क्या इतना आपको समझ में आया, ये याद करना है आगे। हाँ क्या,
हम टेलीस्कोप जब पढ़ाएंगे तो देख लेंगे कि क्या है, अभी कंफ्यूजन मत पालिए, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी इतना पर्याप्त है, आपको लिख लिया आपने। साइड मिरर में किसका इस्तेमाल होता है? दाढ़ी बनाने के लिए। सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, अरे बोलो एक साथ, लेजर लाइट में, सर्च लाइट में, सोलर प्लेट में। ठीक है, चलिए, ये आपने पढ़ा दर्पण का यूज। अब थोड़ा सा हम ऐसे बता देते हैं कि अगर एक दर्पण फॉर्मूला नाम सुना है आपने 10th क्लास में, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, दर्पण सूत्र या इसको बोलते हैं। तो कैसे आता है ये नहीं सीखना है आपको, बस ये सीखना है कि ये क्या है। 1/v + 1/u = 1/f। तो अभी समझा देता हूं कि मैं ये जो लिखा हूं वो क्या है। देखिए, जो u है वो है वस्तु की दूरी, कहां से? पोल से। पोल से, p से वस्तु की दूरी। दर्पण के सामने जो वस्तु होता है उस दूरी को किससे मेजर करते हैं? u बोलते हैं उसको। v क्या बोलते हैं? p से प्रतिबिंब की दूरी। किसी भी दूरी को किससे मेजर किया जाता है? किससे मेजर किया जाता है? p से मेजर किया जाता है। अगर प्रतिबिंब की दूरी बताना है तो p से मेजर करके बताइएगा। पोल से हमेशा किसी भी चीज की दूरी, वस्तु हो या प्रतिबिंब, इसकी दूरी किससे मेजर की जाती है? किस रेफरेंस क्या है, कहां से लीजिएगा मेजरमेंट करने के लिए? पोल से। पता चले फोकस से ले रहे हैं, गलत हो जाएगा आप। ये है f। f क्या है? जब मैं कैपिटल F लिखूं तो इसका मतलब है प्रकाश बिंदु, फोकस पॉइंट। और जब मैं स्मॉल f लिखूं इसका मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ या इसको बोलते हैं फोकस दूरी, प्रकाश दूरी या फोकस दूरी, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ। यही मिलके ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सुन लीजिए, R और F में एक संबंध होता है। अब पॉइंट डाल के देखिए, मतलब लिखिएगा एक हेडिंग कि R क्या है? R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी या फोकल लेंथ के बीच संबंध। क्या है संबंध? रिलेशन बिटवीन वक्रता त्रिज्या यानी कि कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। तो ये होता है, मैंने बताया था आपको कि ठीक बीच में f होता है, ठीक बीचों बीच f होता है। इसका प्रूफमेंट बताया नहीं जाता, वैसे आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, बट टाइम कंज्यूमिंग है, वो पूछता भी नहीं है कि कैसे ये आता है। क्या? R बराबर F बटे 2F। ठीक है, R बराबर क्या होता है? 2F, या F बराबर क्या होता है? R/2। ये होता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? हाँ, दर्पण सूत्र मतलब दर्पण सूत्र। साइन बदलते हैं अलग अलग, मैं साइन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। हालांकि न्यूमेरिकल ये मान के चलिए कि नहीं के बराबर आएगा, लेकिन फिर भी आ गया अगर न्यूमेरिकल तो इस फॉर्मूला से हम डील करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूं, इंस्ट्रूमेंट जो न्यूमेरिकल के लिए बेहद जरूरी है, वो है आवर्धन, जिसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया? ये लिखे आपने? आगे बढ़े। अब लिखिए आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेंट बोलते हैं या मैग्निफिसेंट या मैग्निफिकेंट बोलते हैं। आवर्धन, आवर्धन दरअसल किसी इमेज और वस्तु के रेशियो को बोलते हैं। क्या है? प्रतिबिंब, देखना, प्रतिबिंबों की ऊंचाई
और रेशियो होता है वस्तु की ऊंचाई। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर h2 है तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, h1। ये होता है मैग्निफिसेंट, या m बराबर होता है h2/h1। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं v इक्वल टू v अपन u, और यहां माइनस का साइन दे देते हैं। अब इस साइन वाला कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि किस में माइनस होगा किस में प्लस होगा। m इक्वल टू मैग्निफिसेंट इक्वल टू h2/h1। देखिए इस चैप्टर को पढ़ना आसान है। अब जो चलेगा वो कंसेप्ट समझने वाला है और कंसेप्चुअल भी है। ये बात आप 10th क्लास में खूब बढ़िया से पढ़े होंगे, लेकिन फैक्चुअल चीजें अब जो और कंसेप्चुअल चीजें अब आएंगी जब आप पढ़ेंगे अपवर्तन, फिर पढ़ेंगे मतलब अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो समझने की जरूरत है। इंद्रधनुष पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसमें समझने की चीजें हैं। तो अब वहां से शुरू हो रहा है, किंतु ये एक बेसिक चीज है, इसमें कंफ्यूजन का कहीं गुंजाइश ना हो इसके लिए मैंने बहुत ध्यान रखा है। वरना इमेज जिसमें हमने बताया था, एक छोटे से इमेज में जो सारा इमेज ड्रॉ किया है वो कंफ्यूजन से बचने के लिए है, क्योंकि एक लाइन में मैंने बोला कि सारे इमेज वास्तविक और इन्वर्टेड बनेंगे, रियल और इन्वर्टेड बनेंगे। ये बात आपको कंफ्यूजन से मुक्त करता है। और जो भी इमेज वास्तविक और उल्टा बना है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। जब ये बना है तो इमेज हमेशा क्या होगा, मतलब छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर ऐसा विकल्प में दे, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, जैसे बोले कि किसी दर्पण के सामने, कोई भी दर्पण, ये अवतल दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब केवल छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ये बात सही है? केवल पे ध्यान देना है, केवल आ गया तो सतर्क हो जाना है। अच्छा, परीक्षा में एमसीक्यू डील करने का एक तरीका भी है। जब अतिवादी शब्द आएंगे ना, जैसे जिसे केवल, अधिकांश, ज्यादातर, अगर स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन हो, मतलब अगर आपके 100 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो इसमें से 15-20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो स्टेटमेंट वाले होंगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे डील करिएगा? मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है और उसमें एक शब्द मिल गया अधिक, अधिकतर, ज्यादा, केवल, तो इस पर थोड़ा सतर्क हो जाना है, आराम से ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि इस ऑप्शन को ये मान के चला जाता है कि 90% काम गलत करवाएगा ये, यानी कि ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, केवल बोल दे तो। और एक नहीं, सभी पेपर में ये अभी जहां आपको नहीं मालूम है और केवल है तो उसे आप गलत मान के चलिएगा, देखिएगा आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं चिन्ह के बारे में। मान लीजिए कोई सवाल आ जाए, 1-2 सवाल हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आएगा, तो डील कर लिया। आसान सवाल आएगा, बहुत आसान सवाल आता है। जैसे चिन्ह परिपाटी या साइन मेथड क्या क्या होता है। साइन मेथड, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये है मुख्य अक्ष। क्या है? पहले ये बताओ, उदास कैसे हो गए तुम सब? इतना शांति मुर्दा से भर गए कैसे? भूख लगी है? भूख भी लगती है? नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले खाए थे जब ब्रेक मिला था। नहीं, ग्लूकोन डी लेके आओ बोतल में। मतलब कुछ भी लेके आइए जिससे, जैसे पढ़ते पढ़ते कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो कुछ खाना मना है। बिल्कुल चुपके से ऐसे खाइए जैसे पता ना चले, चोर शैतान जैसा एकदम, मतलब चुपके से खा लिया, पता भी नहीं चला। दाबने के बाद मुंह में देखें, कोई देख तो नहीं रहा है, तो इस तरह से खाइए। आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मायूसी नहीं होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आप लोग एक्टिव हैं नहीं अभी, क्या कारण है? हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेट खड़ा हो जाए। तो ऐसे कैसे खड़ा? चलिए, हाँ अभी ठीक लग रहा है।
थोड़ा हंसिएगा तो कम से कम तनाव और माइंड, जैसे बैठे बैठे क्या होता है ना कई बार कि सोचता है इधर उधर। जैसे एक साथ आप मेडिटेशन वाले पुरुष तो हैं नहीं, बिल्कुल दिव्य पुरुष कि आप बैठ गए और आपका दिमाग काम करता है, मतलब हम भी नहीं हैं आप भी नहीं हैं। कुल मिला के ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मत समझ लेना कि मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, मैं मेडिटेशन वाला आदमी हूं। सत्य स्वीकारने में बिल्कुल ही परहेज मत करिए। ऐसा नहीं कि जो बोल रहा है वो ईश्वर है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपसे मतलब कुछ तो है कि वो समझ रहा है ये बात को। तो आप इतना ध्यान रखिए, जब भी दिमाग आपका थोड़ा सा ऐसे हो तो कुछ एक्टिविटी कर लीजिए। जैसे मैं मेरे क्लास में मैं तालियां बजवा लेता हूँ, हंसवा देता हूँ, या कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ जो उनके बहुत आसपास इर्द गिर्द चल रहा हो, तो उनका क्या होता है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और जैसे ही दिमाग डाइवर्ट हुआ, ये साइकोलॉजी है। अच्छा सोचो, अभी तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, राइट? अभी अपना मोबाइल निकालना और मोबाइल में कोई ऐसा सॉन्ग मतलब बजाओ, वो सॉन्ग तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो। अरे नलायक, तुम्हारा ये कैलाश खेर, किसी और का थोड़ी कैलाश खेर हो सकता है। तो हाँ ठीक है, हनुमान चालीसा ही ठीक है। मान लीजिए कि आप उसी दिमाग से पढ़ रहे थे, सोचो साइकोलॉजी सोचो, उसी दिमाग से पढ़ रहे थे, थोड़ी देर बाद और थक गए थे, उब गए थे कि अब नहीं बस, और वही दिमाग गाना सुन के काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, फिर उसमें काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो सर थे ऐसे ही बताते थे कि भाई ऐसे प्रोसेस जो है, दिमाग का एक कॉर्नर है, बदलने से काम करने लगता है। टेस्ट बदला दिमाग का, दिमाग की एक्टिविटी ठीक, तो कभी कभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लीजिए इसको। इस इमेज के, सुनो भैया सुन ले, इस दर्पण के इधर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस साइड में अवतल दर्पण हो, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल। तो यहां हो जाएगा निगेटिव साइन, मतलब u जो होता है हमेशा, क्या वैल्यू होती है u की? क्यों निगेटिव, क्यों? हाँ, साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट है। लेफ्ट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट को इसके इधर रखेंगे तो नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये अगर इधर आ गया तो पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो F है वो क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, तो अगर इधर वो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर इधर रखेंगे तो, सामने रखा इधर लेफ्ट साइड में मिरर के, तो नेगेटिव। इमेज जाता है, इसका इमेज जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं जाता। ठीक है, तो जब इमेज इधर होगा, मान लीजिए कि इमेज इधर है, तो वो इमेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ठीक इसी तरह से इसमें होता है। इसमें अगर हम किसी भी चीज को, मतलब ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? u बराबर, फिर निगेटिव होगा, निगेटिव ही तो होगा, लेकिन इसका f जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। f की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? अच्छा, आप क्या बता रहा हूं मैं? ये मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसे स्टेटमेंट में पूछ दे, या कई बार क्वेश्चन तो हालांकि नहीं पूछेगा, रेलवे में क्वेश्चन पूछने का प्रचलन है, आपसे बस इतना पूछ दे कि कोई वस्तु अगर दर्पण के दाहिने तरफ रखी गई है तो वो ऋणात्मक मान से पहचानी जाएगी, धनात्मक मान से पहचानी जाएगी, कैसे पहचानी जाएगी? इस लैंग्वेज का, मैं ये लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यूपीपीसीएस ने ऐसे लैंग्वेज से क्वेश्चन किए हुए, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन अगर उठा के देने वाला दे दे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो कि कभी भी वस्तु के बाईं ओर रखी चीज़ों में नेगेटिव साइन लगाते हैं, दाहिने तरफ पॉजिटिव लगाते हैं। उत्तल दर्पण में यही अपोजिट होता है, क्योंकि इसका फोकस राइट साइड में होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाता है, सॉरी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट इधर हमेशा इधर ही रखेंगे। अरे दर्पण के सामने ही तो ऑब्जेक्ट रखेंगे जहां से इमेज बन रहा हो, जहां से परावर्तक लाइट ये हो, जहां से रिफ्लेक्ट कर सके, तो इधर इमेज रखेंगे। तो इमेज क्या है? दर्पण के बाईं साइड है, लेफ्ट साइड है तो उसमें माइनस होगा, बाएं साइड में माइनस होता है। क्या इतना क्लियर है?
चिन्ह परिपाटी समझ गए? इधर होगा तो प्लस, इधर होगा तो माइनस, इधर होगा तो प्लस, इधर होगा तो माइनस। ये होता है चिन्ह परिपाटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ये रहा था, ये हमारा है दर्पण। क्या था? दर्पण। कल मिरर से संबंधित 20-25 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, फिर हम शुरू करेंगे लेंस। यही चैप्टर है, लाइट ही अभी। और लेंस कल, अरे अभी खत्म नहीं हुआ क्लास, कहाँ जा रहे हो? टाइम हो गया क्या? 12 बज गया और मैं आया था 11 बजे। 1 घंटे की क्लास है, चल अभी पढ़ना है आधे घंटे आपको, ठीक है? आधे घंटे और पढ़ने हैं आपको। मॉर्निंग में कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है? 9:15 से ना, तो उसमें पढ़ लिया और मैं 1 ही घंटा पढ़ाऊँ तुम्हें? चलिए पढ़िए आप लोग। शुरू करते हैं लेंस। लेंस शुरू कर लेते हैं। क्या नहीं मन है पढ़ने का? अब मैं छोड़ दूंगा ना तो रीजनिंग आपको 2 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके विचारों से सहमत हो सकता हूं, मैं समझ सकता हूं मतलब आपका बेचैनी, लेकिन फिर कोई और आएगा तो फिर आपको हाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा। कल कितने बजे गए थे? 2 बजे गए थे ना? मजा आया फिर? हाँ तो फिर अब सुनो, लेंस। अच्छा, लेंस का हिंदी क्या होता है? कभी सुना है? एक बार यूपीएससी ने इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके लेंस को पूछ दिया था। पता है इसका हिंदी क्या होता है? ताल। क्या होता है? ताल। लेंस। ये वही लेंस है जो लगाया जाता है, लड़कियां भी लगा रही हैं और पुरुष भी लगाते हैं, नागिन जैसा आंख करने के लिए। अब पता नहीं नागिन होती भी है ऐसे कि वैसे ही लोग, इमेज फिल्म ने जो डिजाइन किया है ना हमारे आंखों के सामने, ये हमेशा हम वैसे ही सोचते हैं। जैसे राम को सोचना होगा तो हम कैसे, कृष्ण को सोचना होगा तो कौन जानता है कि वही मुकुटधारी दिन ऐसे कैसे रहते होंगे यार, वो मुकुट लेके और तमाम तरह से। तो जंगली वेश में थे, वही ठीक था उनका, वो सोच रहे होंगे कि यार। चलिए लेंस पढ़ते हैं। क्या है लेंस? बताइए लेंस क्या है? बहुत नया चैप्टर है और फ्रेश चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं बैठो ऐसे कि आओ लावा बनकर धधके बारूद बने विस्फोट करें, आओ लावा बनकर धधके बारूद बने विस्फोट करे, इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पे हल्ला बोले कुछ चोट करे, यूं शीश झुकाकर मत बैठो, आगे बढ़कर हुंकार भरो, ये सारी राहें तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। अधिकार करना है, अभी बैठना नहीं है ऐसे सुस्त होके, एक्टिव रहना है, ठीक है? अच्छा, देशभक्ति मतलब ऐसे टाइप से नहीं, मजा नहीं, दीवानेपन में वो उलझे रहते, उसमें तालियां बज जाती खूब, नालाय। चलिए क्या कह रहे हो? है ना, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, तो वो बोल गया और बोल रहा है कि कौन बोला। बच्चे ऐसा नहीं है कि मैं यहां ऐसे ही पहुंच गया, मैं भी विद्यार्थी था, पीछे बैठा था कभी। मतलब ऐसा थोड़ी होता कि कोई तुम ही पहली बार 20 वर्ष के हुए हो, हम भी तो कभी 20 वर्ष के होंगे। तो मतलब खेला नहीं, इधर पढ़ो। लेंस क्या होता है? तो देखियो, लेंस का परिभाषा वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक ट्रांसमिसिव या एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जो पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप से, और ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। सिलिंड्रिकल समझते हो, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो बेलनाकार। दो ऐसे बेलनाकार सतह से, सरफेस से ये घिरा रहता है, क्लोज रहता है, ठीक? तो उसी को जब हम डिवाइड करते हैं उसको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। ये एक ट्रांसमिसिव यंत्र है या सिस्टम है जो घिरा रहता है, दो सिलिंड्रिकल सरफेस से घिरा रहता है, और ये जो सरफेस है ये लाइट को
लाइट के रिफ्लेक्शन का काम करता है, ये रिफ्लेक्शन पे बहुत बढ़िया काम करता है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इस यंत्र को हम बोलते हैं लेंस। इसका कोई काम नहीं है, एक तो ट्रांसमिसिव होता है और ये इसमें सतह होते हैं दो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं बढ़िया से, यही काम है। ठीक है, जैसे अगर हम लेंस को देखेंगे तो ये डिवाइड है, जैसे एक स्फेरिकल लेंस होता है और यही लेंस कई तरह से डिवाइड होके बनता है। तो मुख्यतः 4 तरह से लेंस को पढ़ते हैं। कितने लेंस है, कितने लेंस है? लेंस का डेफिनेशन नहीं पूछता है, बस आप इतना रखिएगा कि एक पारदर्शी पदार्थ है, मैटर है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके सतह होते हैं दो, गोला वो क्लोज्ड सरफेस से घिरा रहता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लियर है? ये जो लेंस होते हैं 4 तरह के होते हैं। लेंस कितने होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं लेंस। सुना है कभी 4 प्रकार के लेंस? चलिए तो मैं बता देता हूं ये 4 तरह के कौन होंगे। पहला जो आप जानते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? ठीक है, उत्तल लेंस, इसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और एक होता है, इसकी आकृति कैसे होती है? मैं इस तरह से लिखता हूं हॉरिजॉन्टली, ऐसे, क्योंकि मैं इमेज भी बना सकूं इसके लिए ऐसे लिख रहा हूं। इमेज बनाएंगे। ये अवतल, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस इस तरह से बनेगा। ये उत्तल लेंस की आकृति है। इस लेंस से आप वाकिफ हैं, ठीक? ये उत्तल लेंस है। इस लेंस को जब हम आधा कर देते हैं तो इसी लेंस के लिए ये बन जाता है मैं लिख ही देता हूं, समतलोत्तल, समतलोत्तल या समतल उत्तल लेंस बोलते हैं इसको। क्योंकि ये क्या हो जाता है, इसके बीच में ना एक लाइन होती है, वर्चुअल लाइन, जिसको आप उसमें मेन एक्सिस बोलते थे, इसमें है ये मेन एक्सिस, ये वाला। ठीक, मतलब इसका डिवीजन, मेन एक्सिस नहीं है, मेन एक्सिस तो वही होगा, इसका डिवीजन करता है ये 2 हिस्सों में। लेकिन ये क्या होता है, ये तय करता है कि जब कोई लाइट आएगा तो कहां से ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये यहीं से रिफ्लेक्शन देता है। ये जो बीच वाला इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइट यहां से आया मान लीजिए, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट होगा या इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, कहीं जाएगा तो ये यहीं से जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं इसको, चलिए, समतला उत्तल, तो इसका आधा वाला हिस्सा होता है ये ऐसे, समतला उत्तल। इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स, इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। एक और उत्तल होता है अवतल, अवतल। तो अवतल का ऐसे होता है, ठीक? इसमें भी ये होता है, जो इसका डाइवर्जेशन तय करता है, मतलब ये परावर्तक सतह है, यहीं से कोई लाइट आके और इधर इधर जहां भी जाना हो जाती है। ठीक है, तो ये है अवतल लेंस। और इसके बाद होता है समतलावतल, जब इसका आधा हिस्सा ऐसे ये वाला हिस्सा होता है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो ये लेंस 4 तरह की होती है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंस या ट्रांसमिसिव, एक सिलिंड्रिकल क्लोज मैटर होता है, पदार्थ होता है, पारदर्शी। ठीक,
क्या ये समझ में आई आपको बातें? तो ये तो है लेंस का कैटेगराइजेशन। लेंस के अंदर के सामान को पढ़ेंगे इससे पहले आप एक बार दर्पण देखिए। दर्पण मैंने पढ़ा दिया था, उसमें भी जैसे फोकस होगा इसमें भी फोकस होगा, जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये भी किसी एक स्फेरिकल पार्ट का हिस्सा है। जो उसमें होगा वो इसमें होगा, बट उसमें एक ही सरफेस होता था ना रिफ्लेक्ट करने के लिए। मैंने कहा इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। रजनीश, इसमें कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो शुरू करें? अब तो बेचैनी हो गई है। तो अच्छा ठीक है, वो आएंगे, वो अपने आ जाएंगे। वो बच्चों से मिलने के लिए वैसे ही, हाँ मतलब वैसे रहते हैं जैसे बच्चे, जैसे मैं भी, मेरी भी आदत है कि मैं स्टूडेंट के बीच में रहता हूँ। कोई भी जिसमें पढ़ाने की कीड़ा हो ना, कि मतलब वो आ जाता है, मिल लेता है बच्चों से। लाख दूरियां हों पर हम जिसे मिलना चाहेंगे उसे ईश्वर भी नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं। ये गज़ल है एक, कभी फिर सुनाएंगे। चलिए अब देखिए क्या क्या अफसोस क्या। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या फेनोमेनन होता है एक दर्पण का। तो हम शुरू करेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस में क्या क्या होता है। जैसे ये इमेजिनरी लाइन है जो ये तय करता है कि लाइट यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, लाइट यहां से टकराकर रिफ्लेक्ट होंगी। चलिए देखो, इसमें मैंने बोला था कि 2 सतह होती हैं तो दोनों के लिए 2 F होंगे। तो एक F, पहले तो C बना लो, ये होगा C1, तो एक और C होगा इसके लिए C, इसके लिए C इधर, ये क्या होगा? C2। उसी तरह से अगर ये F1 है तो ये क्या होगा? 2, हाँ F2। ठीक है, इस तरह से ये क्या बनते हैं, इसका फेनोमेनन मतलब डबल डबल होगा सब कुछ, C1 C2 F1 F2 ऐसे। इमेज भी वैसा ही बनता है जैसे उस दर्पण में बना था, बट इसका इमेज रखेंगे एक साइड, इधर रखेंगे इमेज, राइट, और इस ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज किधर बनेगा? इस साइड बनता है, इधर। आपको अपने मन से ड्रॉ करके लाना है कि किधर किधर कौन सा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किधर, बिल्कुल वैसा ही इमेज बनेगा जैसे कि आपने अवतल दर्पण में पढ़ा था, एकदम ऐसे। पहले इनफाइनाइट पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे, फिर इनफाइनाइट सी के बीच में रखेंगे, फिर सी पे रखेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे, एफ पे रखेंगे, पी और एफ, ये क्या है? पी और एफ के बीच में रखेंगे। फिर इमेज इधर बनता जाएगा, इधर बनेगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट, इधर इमेज बनेगा। अंतर इतना ही है कि ये 2 सरफेस हैं तो 2 तरह से इसके इमेज बनेंगे। कोई दिक्कत बताइए? समझ में आई बात? सबका नजर है कि भाई अब छोड़ दें। चलिए, पढ़ रहे हो ना, मतलब मन है पढ़ने का? ठीक है, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा। अच्छा लिख लीजिए। इमेज का बनना वही होगा, अगर इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहां बनेगा जी? F2 वाले पे। और इनफाइनाइट और C1 के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा? इसके बीच में इमेज है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है तो कहां बनेगा? C2 और यहां बनेगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो कहां बनेगा? ये इनफाइनाइट पे था तो इस पे बनेगा ना, तो ये होगा I1। उसी तरह से अगर ये होगा ऑब्जेक्ट 2 तो कहां बनेगा? ये
ये होगा O2। उसी तरह से अगर ये C पे होगा तो, और ये बराबर होगा, C वाला बराबर होता है, C पर हमेशा बराबर होता है। सेंटर पे होता है, C पर कोई भी इमेज बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा। कर देते हैं। तो ये है C पे, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये O3 हो गया, ये O4 हो गया। अगर आप F पे रख रहे हैं तो क्या होगा, F और P के बीच रख रहे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 5, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 6। मैं उससे बच रहा हूं, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। 7 स्लाइड लेने पड़ेंगे, 7 डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। आप कहिएगा तो मैं उससे ड्रॉ कर सकता हूं। बोलिए, सुन लो। हाँ बोलो। हाँ, उसका अवतल, हाँ उसका कनकेव मिरर का जो इमेज होगा इसमें कन्वेक्स का होगा। लेंस में उल्टा होता है। अवतल दर्पण में जो बात आपने पढ़ी है वो उत्तल लेंस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, वही कंडीशन होता है इसमें। लेंस में इसके अपने पावर होते हैं, इसके अपने एफ होते हैं। एफ मतलब फोकस। ठीक है, तो पहले तो ये इमेज समझ में आया। इमेज अगर इनफाइनाइट पे है तो कहां बनेगा जी, I1, ये है I2, ये है, दूसरा कलर चेंज करना पड़ेगा। आप ड्रॉ कर लेंगे क्या, मुझे उतना टाइम देना चाहिए इस पे? ये एक कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर फिर भी है, मतलब अगर, तो कल हम 5 मिनट में आके पहले यही काम कर देंगे। अब हम जो पढ़ेंगे लेंस में, वो देखेंगे कि लेंस का जो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हैं या और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। और तो एक फोटो खींच रही थी, कोई हो गया, ये लेंस है मान लीजिए, तो ये एक लाइन खींचेंगे इस पे। ठीक है, किसी भी लेंस के आगे अगर लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, एक और ले लेते हैं, तो इधर क्या मिलेगा आपको, F2 वाला। ये क्या करेगा कि लाइट को इकट्ठा करके ऐसे भेजेगा। यानी कि एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज। तो इसको हम कौन सा लेंस बोलेंगे, कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे। इसको कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे या अभिसारी। अभिसारी को क्या, अभिसारी लेंस। यानी कि सभी को क्या कर रहा है, जितनी भी लाइट आ रही है वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट लेंस इसको क्या बोलेंगे। लेकिन बताइए दर्पण में ये क्या कर रहा था, अवतल में यहां उत्तल है, यहां उत्तल है। हाँ, चलिए समझ में आ रही बात है। इसमें कुछ नहीं है, यही चीज है। आगे जो रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद हम अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम इसका जिक्र करेंगे और बेहतर से। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब लिखिए आप इसके बाद अपवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपवर्तन। चलिए ये यहां से हम कल पढ़ेंगे, इमेज वाला भी कल ड्रा कर देंगे इसको और समझाएंगे, और शुरू करेंगे यहां से अपवर्तन। अभी कल कम से कम लाइट को खत्म करने की कोशिश करेंगे 1.5 घंटा से पहले। किसी को भी उफ आप नहीं करना है, 1.5 घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए कल मिलें। ठीक है।